नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए, लाइव रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हेमंत सरकार जनता की समस्याएं सुनेंगे। ऐसे में उधर हम आपको बता दें, लगातार जिस तरह से सरकार कवायद कर रही है, साथ ही साथ हेमंत सरकार जनता से उनकी समस्याएं भी जान रहे हैं। आपको बता दें कि उधर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े 3 दिवसीय के लिए मायने के लिए पहुंचे, जहां पर क्या इसके मायने बताया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का ऐलान करते ही हिमाचल प्रदेश में सियासी बिगुल बच चुका है। तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। ग्राउंड 10 से हमारे तमाम जो सहयोगी है वो आपको खबर देते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे। बात होगी रिपोर्टर लाइव में। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जो कि झारखंड से सामने आई है। झारखंड में शनिवार को भी आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। आपको बता दें कि आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर हेमंत सरकार का जोर। राकेश कुमार हमारे साथ संवाददाता झारखंड से, जो कि निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राज्य में जिस तरीके की गतिविधियां चल रही है उसमें सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने की पहल भी की जा रही है। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रयास है कि जनता तक तमाम योजनाओं को पहुंचाई जा सके और इसी कड़ी में कहीं न कहीं कई जगहों पर जाकर मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाकर बातचीत कर रहे हैं, योजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान भी हो सके। मुख्यमंत्री 22 तक ये सारे कार्यक्रम में शामिल होते रहेंगे और लगातार कहीं न कहीं ऑनलाइन माध्यम से या जगहों पे जाकर कार्यक्रम को मूर्त रूप देने की कोशिश करते रहेंगे। एक और अहम बात कही जा सकती है कि इस योजना को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल भी खड़े किए जा रहे थे कि आखिर किस तरीके से सरकार काम कर रही है और सरकार की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर सवाल भी खड़े किए थे और साफ तौर पे कहा था कि चुनाव के समय जो घोषणाएं की गई थी उसको असली जामा पहुंचाना चाहिए था, तब जाकर सरकार आगे काम कर पाती। इधर दूसरी खबर की बात की जाए तो कहीं न कहीं ईडी की टीम की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कई नाम सामने आते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कही जा रही है कैश कांड। जिस तरीके से राजीव कुमार जो वकील हैं हाईकोर्ट के, उन पर जिस तरीके से कोलकाता में मामला दर्ज किया गया था और 50 लाख नकद के साथ गिरफ्तार किए गए थे, उस मामले में नया खुलासा होते जा रहा है और आज हो सकता है कि ईडी की टीम की तरफ से और नामों पर चर्चा की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि तमाम चीज़ों को फिर से एक बार आकलन किया जाए। और जो रिपोर्टें आई हैं खास करके अभी तक की, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस। वहीं बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को पटना पहुंचे और आज मुजफ्फरपुर में वे प्रमंडलीय बैठक करेंगे, जहां पर जिसमें पार्टी के नेताओं के साथ आने वाले वक्त के लिए रणनीति बनाएंगे। दूसरी ओर बिहार में होने वाले 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर अब गर्मा गर्मी बढ़ गई। ऐसे में इस खबर पर अधिक जानकारी दे रही हमारी सहयोगी रजनी शर्मा पटना के दौरे पर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचे हैं। बिहार में आज के खास कार्यक्रमों की बात करें तो बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े बिहार पहुंचे, कल बिहार पहुंचे और आज से शुरू हो रही है इनकी शंखनाद, यानी मुजफ्फरपुर में विनोद तावड़े तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से उपचुनाव की तैयारी की जाए और 2024 के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए। वहीं अगर सत्तारूढ़ दल की बात करें तो आज वो भी शंखनाद है कि जो उपचुनाव में जो दो बाहुबलियों की पत्नियां चुनावी मैदान में उतरी हैं, नीलम देवी और सोनम देवी, उनके प्रचार के लिए कौन कौन पहुंच रहा है। मोकामा के लिए ये सीट काफी दावेदारी है क्योंकि अब ये है कि इसमें शक्ति परीक्षण होना है। कैमरामैन निशांत के साथ रजनी शर्मा, इंडिया वॉइस। वहीं चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होगा, वहीं 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल प्रदेश के चुनावों का ऐलान कर दिया है। वहीं मुख्य आयुक्त चुनाव राजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि 55 लाख से ज्यादा मतदाता हिमाचल प्रदेश में हैं। वहीं 12 नवंबर को मतदाता मतदान करेंगे। वहीं 8 दिसंबर को जो नतीजे हैं वो हिमाचल प्रदेश के पहले चरण के आएंगे। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को चुनाव आयोग को गजट नोटिफिकेशन भी जारी करना होगा। वहीं 29 अक्टूबर की बात की जाए तो 29 अक्टूबर को
उम्मीदवार अपने नाम भी वापसी ले सकते हैं। इसी को देखते हुए आज चुनाव आयोग ने चुनावों का जो ऐलान है वो हिमाचल प्रदेश में कर दिया है। वहीं पूरी तरीके से देखा जाए सभी उम्मीदवार अपने जो नामों का जो ऐलान होता है वो 29 अक्टूबर को जो है वापसी ले सकता है। उसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो है कहा है कि जिस तरीके के जो मतदान है वो 55 लाख से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश से कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। वहीं उत्तराखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी सराहना सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्षी दल भी कर रहे हैं। क्या है ये फैसला, इस पर रोशनी डाल रहे सहयोगी अभय केंतुरिया। राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निर्णयों से राज्य की जनता का दिल खुश कर रहे हैं। विकास की नई इबारत लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और ऐतिहासिक निर्णय यहां पर लिया है। इस निर्णय में ये कहा जा सकता है कि हर विधायक से 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों से जो विधायक हैं उन सभी विधायकों से उनकी विधानसभाओं से जुड़े हुए विकास कार्यों से 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहां पर मांगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि ये वो विकास के कार्य हों ताकि जो राज्य में जो विकास की रफ्तार धीमी पड़ी वो तेज हो। साथ ही जो सरकार ने जो सपना देखा है, सपना ये कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह मना रहा होगा तो उस समय उत्तराखंड राज्य विकास की श्रेणी में उत्कृष्ट राज्यों की श्रेणी में आ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि उत्तराखंड राज्य विकास के लिए समर्पित होगा, जो आने वाला दशक है ये उत्तराखंड राज्य का होगा, तो ऐसे में कोशिश यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस रास्ते पर चलें और वो जरूरी है कि सभी क्षेत्रों का समुचित विकास हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निर्णयों से उन्हीं विकास को करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं ताकि सरकार उन विधायक के प्रस्तावों पर काम कर सके और राज्य में समुचित विकास हो, विकास की रफ्तार हो और जनता को उनका लाभ मिल सके। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब युवाओं के साथ साथ राज्य की सभी जनताओं के क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना चुके हैं। पूरे उत्तराखंड को हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी जगह का, सभी विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सभी जगह से इस प्रकार की योजनाएं प्राप्त हों। उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे और जो प्लानिंग है, प्लानिंग के आधार पर जो योजनाएं पहले हो सकती हैं उनको पहले करेंगे और जिनके दीर्घकालिक जो काम है उनको दीर्घकालिक। अगली खबर बिहार से, जहां पर बिहार के सियासी हलकों में अचानक खलबली बढ़ गई। सत्तारूढ़ दल से जुड़े कद्दावर लोगों के बिहार के भी घरों में इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई है। इस खबर की पड़ताल कर रही हमारी सहयोगी रजनी शर्मा। राजनीतिक गलियारों में एक खास मुद्दा बना है केंद्रीय जांच एजेंसियों की लगातार ताबड़तोड़ छापेमारियां। जी हां, बताते चले कि जेडीयू के करीबी माने जाने वाले और नेता और व्यवसायी गप्पू सिंह के घर पे जब छापेमारियां शुरू हुई तो इसके बाद खलबली मच गई। सत्तारूढ़ दल यानी जेडीयू और आरजेडी में ये लगातार ये हमले करने लगे कि केंद्र सरकार की इशारे पर ये तमाम छापेमारियां हो रही हैं। बताते चले कि गप्पू सिंह के कुल 31 ठिकानों पर आज छापेमारियां हुई हैं और ये छापेमारी सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में भी हुई है। और खबर ये आ रही है कि झारखंड की ही टीम बिहार पहुंची है और ये छापेमारियां हो रही हैं। तो अब केंद्र सरकार पर लगातार सत्तारूढ़ दल निशाना साधने लगा है कि बीजेपी के इशारे पर ये तमाम केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं और नेताओं को परेशान कर रही हैं। हालांकि ये इशारा ये है कि पूरी तरह से बिहार सरकार को परेशान करने के लिए यानी जेडीयू और आरजेडी को परेशान करने के लिए बीजेपी की ये चाल है। लेकिन आखिर इस चाल के पीछे क्या वजह है? ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि जिस गप्पू सिंह के घर पर छापेमारी लगातार चल रही है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके कई ऐसे व्यवसाय हैं, होटल व्यवसाय हैं और कई ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए व्यवसाय हैं जिन पर ताबड़तोड़ छापेमारियां चल रही हैं। और अगर इस छापेमारी का पूरी तरह खुलासा कर दिया गया तो कई सफेदपोश चेहरे सामने आएंगे, यानी कई लोग जांच के घेरे में एक बार फिर आएंगे। कैमरामैन निशांत के साथ रजनी शर्मा, इंडिया वॉइस। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में यूपी से 1000 कार्यकर्ता जाएंगे। बता दें कि 200 पदाधिकारी समेत 3 मंत्री भी जाएंगे। इस खबर की पड़ताल की हमारी सहयोगी प्रियम पाठक ने। आगामी गुजरात में विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूत करने के लिए अब यूपी बीजेपी की तरफ से भी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को गुजरात भेजा जा रहा है।
जिसमें पदाधिकारियों के साथ साथ जो राज्यसभा के सांसद हैं उनकी भी वहां पर ड्यूटी लगाई जा रही है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर पार्टी को लेकर ये नेता और पदाधिकारी रणनीति बनाएं। उत्तर प्रदेश से मंत्री दयाशंकर सिंह, जेपीएस राठौर और उनके साथ में मंत्री स्वतंत्र सिंह को गुजरात में तैनात किया जा रहा है। यहाँ पर इनको उन सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी जहाँ पर विपक्षी पार्टियां मजबूत नजर आ रही हैं। वहाँ पे मजबूती का उनके क्या कारण है, बीजेपी किस तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकती है, इन सभी चीज़ों को लेकर वहाँ पर तैयारियां पूरी की जाएंगी। 200 से अधिक पदाधिकारी और 1000 के करीब कार्यकर्ताओं को गुजरात भेजा जा रहा है और साफ तौर पर लक्ष्य है कि वहां पर इस बात को सुनिश्चित करना है कि कैसे पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। इसके अलावा लक्ष्य ये भी रखा गया है कि पिछले चुनाव में पार्टी जो सीटें जीती थी वापस उन सीटों को जीतना है और जिन सीटों पर बीजेपी जीत नहीं सकी थी उन पे हार का क्या कारण रहा था इसका पता लगाना है और उसका निवारण भी ढूंढना है, ताकि जो चुनाव है उसमें बीजेपी एक बार फिर अपनी जीत को दोहरा सके और एक नए इतिहास के साथ फिर से सत्ता पे काबिज हो। इसको लेकर सभी रणनीति बनाई जा चुकी है। संगठन की तरफ से पूरी संरचना की जा चुकी है कि किस तरीके से वहां पर पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं को काम करना है। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से भी वहां पर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को तैनात किया जा रहा है, जिसमें यूपी की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है और शायद यही वजह है कि 1000 कार्यकर्ता और इसके अलावा कई पदाधिकारी और मंत्रियों को गुजरात में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी संगठन की तरफ से दी जा रही है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने वाले घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद अब कैबिनेट मंत्रियों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने वाले प्रकरण के बाद अब सीधे तौर पर उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट मंत्रियों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। कैबिनेट मंत्री कोई भी हो, चाहे सतपाल महाराज हो, सुबोध उनियाल हो या गणेश जोशी हो, सभी ने अपनी सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंतन करने की बात कही है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, जो आपराधिक ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर अब कैबिनेट मंत्री चिंतित नजर आ रहे हैं। धामी सरकार ने भले ही अपराधियों पर नकल कसने की बात जरूर कही हो, लेकिन जिस प्रकार से ताजा घटनाक्रम उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में देखने को मिले हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्रियों की चिंता लाजमी है। उत्तराखंड में भले ही अभी ये कह सकता है कि कैबिनेट मंत्रियों को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल रही हो, लेकिन जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्रियों की हत्या की साजिश रचने के प्रकरण सामने आए, उसके बाद ये जरूरी है कि एक बार फिर गृह विभाग कैबिनेट मंत्रियों की सुरक्षा की समीक्षा करें, ताकि आने वाले दिनों में ये सुरक्षाएं और कड़ी हो सके और मंत्रियों की जो चिंता है वो चिंताएं दूर हो सके। क्योंकि उत्तराखंड शांत प्रिय प्रदेश है, ऐसे में यहाँ पर इस तरह के आपराधिक घटनाक्रमों का बढ़ना चिंता वाला जरूर कहा जा सकता है, लेकिन सरकार को अभी इस दिशा में सोचने की जरूरत है ताकि मंत्रियों की चिंता वाजिब हो सके और आम जनता भी सुरक्षित रह सके। कैमरामैन हसुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं ईडी के गिरफ्तार किए गए आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई ने ईडी पर बड़ा आरोप लगाया। बता दें कि आईएएस समीर विश्नोई ने ईडी पर मामला गढ़कर फंसाने का आरोप लगाया है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमार कार्रवाई से एक भूचाल सा आ गया, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हल्के तेज। आपको बता दें, कल ईडी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। समीर बिश्नोई के बंगले से ईडी ने 4 किलो और 45 लाख रुपए नकद बरामद किए। इसे लेकर पत्नी प्रीति बिश्नोई ने एक लेटर यहाँ के डीजीपी को दिया है। प्रीति बिश्नोई ने ईडी के ऊपर आरोप लगाया है कि हमारे पति के साथ ईडी दुर्व्यवहार कर रही है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, लाइव। अगली खबर यूपी के मथुरा से, जहां पर मथुरा में पॉलिटेक्निकल कॉलेज के जंगलों में 13 साल की किशोरी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई। इस घटना की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोहर पटेल। मथुरा के थाना जैत इलाके पीएमई पॉलिटेक्निकल जंगलों में 10 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा 112 नंबर पुलिस पर सूचना दी, जहां आनन फानन में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटना की जांच शुरू कर दी।
वहीं इस घटना की सूचना पाकर आला अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव भी मौके पर पहुंच गए। तत्काल प्रभाव से 5 टीम गठित कर इस घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। वहीं अगर मौके की बात करें तो डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने तमाम साक्ष्यों के बाद घटनाक्रम को बारीकी से परखा। फिलहाल इस मामले का कप्तान ने खुलासा करते हुए पड़ोस के ही रहने वाले संदीप को हिरासत में लिया और संगीन धाराओं में मुकदमे को दर्ज किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए संदीप को जेल तो भेज दिया, लेकिन अभी तक किशोरी के परिजनों की बात करें तो उनकी तरफ से कोई भी बात इस तरह की सामने नहीं आई है कि पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई थी। देखिए, आज 100 नंबर पे 112 पे एक सूचना आई थी, जिसके क्रम में ये जानकारी दी गई थी कि बच्ची 7-8 वर्ष जो प्रतीत होती है, उसका शव जो है ये अल्लेपुर गांव के पास और जो जैत में पीएमवी पॉलिटेक्निक है उसके पास झाड़ियाँ और जंगल टाइप का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या कहते हैं बच्ची का शव पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम जिसमें 112 की टीम तत्काल मौके पे पहुंची। उसके बाद हम सभी अधिकारीगण और सभी लोग मौके पे पहुंचे और एक बच्ची का शव प्राप्त हुआ है और जिससे प्रतीत होता है कि उनकी हत्या करी गई। ये पता चला कि अल्लाहगंज में के जंगल में गांव वाले ने फ़ोन किया मुझे कि ऐसे बात है, मां साहब एक डेड बॉडी पड़ी है जी और जंगल में जी। तो मैं यहाँ आया तो देखा मैंने कि पुलिस वगैरह सब है, यहाँ लगी हुई है, पुलिस जांच कर रही है उसमें। अगली खबर यूपी के सीतापुर से, जहां पर सीतापुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में लगी पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस की गाड़ी के पीछे से आ रही एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी राम जी। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का लखीमपुर खीरी दौरा। आपको बताते चलें, सीतापुर से लखीमपुर खीरी काफिले आते समय हरगांव के पास नानकारी जो गांव पड़ता है, गांव के पास काफिला का एक एक्सीडेंट हुआ है। जिस एक्सीडेंट में चल रही जो गाड़ी थी, जो एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस की टक्कर लगने से 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4 पुलिसकर्मी हैं, 3 स्वास्थ्यकर्मी हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। मौके पर एडिशनल एसपी भारी फोर्स मौके पर पहुँची है। जो अस्पताल में जो भर्ती किए गए हैं, जो लोग काफिले में चल रहे थे, उसमें एक विधायक की भी गाड़ी है। जो विधायक आपका बताया जा रहा है, माहौली विधायक शशांक वर्मा की गाड़ी बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जो 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज सीतापुर के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। अभी जो जानकारी निकल के आई है कि इनके स्वास्थ्य में सुधार है। वहीं पुलिस का एक बड़ा अमला है, एडिशनल एसपी स्तर पर मौके पर पहुंचे हैं और काफिले में जो चल रही थी गाड़ी, इसकी भी एक तरीके से जाँच की जा रही है। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। वहीं बुलंदशहर देहात के अनूप शहर अड्डे में खड़ी सीएनजी बस में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जहां एक खड़ी बस में अचानक आग लग गई। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल की गाड़ी को बुलवाया गया है। आपको बता दूं, दरअसल बुलंदशहर के सियाना अड्डा स्थित अनूप शहर अड्डे पर एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने तत्काल दमकल की गाड़ी को सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया गया है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और वहां पर जो शांति व्यवस्था है वो बनाई गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यह बस अनूप शहर से बुलंदशहर चलती है और अभी आकर कुछ देर पहले खड़ी हुई थी और अचानक उसमें आग लग गई। अब हालात पर काबू पा लिए गए हैं। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। अगली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में पुलिसकर्मी बता महिला से लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है, जिस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंदन वर्मा। प्रदेश की राजधानी, जहां मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े मंत्री व भारी भरकम प्रशासनिक अमला मौजूद रहता है, वहीं आज सुबह घर से मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से कुछ लोगों ने अपने आप को पुलिस बताकर महिला से कीमती जेवर उतरवा लिए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी है। हालांकि अभी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं
और यह टप्पेबाजी की घटना कोई पहली नहीं है। इससे पहले भी कई इससे बड़ी बड़ी टप्पेबाजी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ ही घटनाओं का अनावरण कर पाई है। अब देखने वाली यह बात होगी, क्या यह टप्पेबाजी की घटना पुलिस के द्वारा कब खोली जाती है। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए चंदन वर्मा। वहीं रायबरेली में एक साथ तीन मौतों से सनसनी मच गई है। आपको बता दें कि अलग अलग घटनाओं में एक महिला समेत 2 पुरुषों की मौत से पुलिस विभाग में हड़कंप का माहौल देखा गया। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी वारदात होने के बाद जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज 3 मौतें हो गई हैं। वहीं एक घटना ये हुई कि बाग में एक युवक का फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव पाया गया, जिसमें हड़कंप मच गया। और दूसरी घटना इस प्रकार हुई कि एक मजदूर का सड़क के किनारे खून से लथपथ शव पाया गया। वहीं तीसरी घटना गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही हुई, जिसमें एक बेरहम पति के द्वारा अपनी पत्नी को पीट कर मार डालता है। कल जबकि करवा चौथ का व्रत था और पूरी दुनिया करवा चौथ का व्रत पर्व मना रही थी, वहीं एक बेरहम पति के द्वारा अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हालांकि 3 हुई बड़ी वारदातों के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप देखने को मिला है और पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले के पुलिस वालों को सतर्क किया गया है और ऐसी वारदात न होने पाए, इसके लिए बयान दिया गया है। इंद्रेश्वरी वाइफ ऑफ बच्चूलाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, जो सोमवंशी खेड़ा अटौरा बुजुर्ग की रहने वाली हैं। पति पत्नी में आपस में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें पति द्वारा प्रहार किया गया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। गुरबख्शगंज पुलिस मौके पर पहुंच करके पीएम की कार्रवाई कर रही है। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। मम्मी का पापा मारना है, गटे दवाई। पापा ने मारा है? हाँ। अच्छा, किस लिए मारा था? ऐसे है। ऐसे है। कितने भाई हो तुम लोग? 5। 5 भाई हो। बहनें कितनी है? 2 बहनें हैं। पापा शराब पीते हैं क्या? हाँ। अच्छा, डेली पी रहे थे। वहीं सपा कार्यालय में नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद कार्यकर्ताओं ने नेताजी की सुख शांति के लिए हवन में आहुति दी। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नेताजी के लिए आज शांति हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विधायक और वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हैं। इस शांति हवन में सभी कार्यकर्ताओं ने आहुति दी है, तो नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद 2 मिनट का मौन धारण करते हुए नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नेताजी को आज याद किया गया है। नेताजी के नाम से ही मैनपुरी की पहचान हुआ करती थी। देश और दुनिया में लोहा कहे जाने वाले धरती पुत्र मुलायम सिंह को आज हर दिल और हर आंख में उनके आंसू हैं। उनको हर कोई याद करने के लिए अभी भी उनको याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, किसी एक जाति को नहीं, सब समर्पित सभी जातियों के लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी। और आपको बताते चले, नेताजी के जो सेना के लिए जो एक अहम मुद्दा उन्होंने उठाया था, वो था भारतीय सेना की जो सैनिक की जो अर्थी मिट्टी जो आती है, उन्हीं का दिया हुआ आदेश था। रक्षा मंत्री थे नेताजी, उन्होंने यह आदेश करने के बाद देश और दुनिया में लोहा साबित हुए हैं। नेताजी का मैनपुरी की जनता और मैनपुरी की ज़मीन से दिली नाता था, और वो इसलिए भी था क्योंकि नेताजी जब पैदा हुए थे तो मैनपुरी जनपद में ही उन्होंने पहली बार ज़मीन में पैर रखा था। तब उनका गांव इटौली मैनपुरी जनपद में ही था। तो नेताजी ने हमेशा मैनपुरी जनपद को अपना घर माना और वैसा ही आचरण उनका सदैव रहा मैनपुरी के प्रति लगाव। हम लोगों ने अपनी वो अमूल धरोहर खोई है। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल हमारे साथ इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।